हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है आने वाला है। ऐसे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसका रिवीजन हम आपको अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू यहाँ पर आपको करवाएंगे। प्रैक्टिस होगी, साथ ही पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आ रहा है। तो यूजीसी नेट 2024-25, क्योंकि ये जो दिसंबर का एग्जाम है ये आपका 2025 में होने की संभावना है, तो ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हम लोग डेली बेसिस पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे साथ पहली बार वीडियो में आ रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव आ जाइए और साथ ही जल्दी से ये भी बता दीजिए कि ऑल वीडियो क्लियर है कि नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा और आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने आने जा रहा है। जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, सबको ऑडियो विजुअल क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ ही आपको मिलेंगे यहाँ पे ऑप्शंस भी। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। यूजीसी नेट 2024-25 क्वेश्चन नंबर 1, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। उमंग, भीम, ई बिज और स्वयं, क्या चीज है ये और इनका जो प्रयोजन है या पर्पस है या जिस चीज के लिए ये यूज किए जा रहे हैं या जिनका फुल फॉर्म है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। क्लियर एवरीथिंग? चलो वेरी गुड, आंसर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 1, उमंग इसका फुल फॉर्म आता है, भीम का भी फुल फॉर्म आता है और स्वयं का भी फुल फॉर्म आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। उमंग सभी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस। भीम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ई बिग G2B सेवाएं और स्वयं अधिगम प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। Blog is a form of social media. A blog allow anyone to communicate to a public audience. क्वेश्चन नंबर 2, ब्लॉग क्या है? यहाँ पर ब्लॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। थैंक यू छोटी। चलो आंसर करते चलो। क्या लिखा है कि ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है। ब्लॉग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आम जनता से बात कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों ही सही हैं और एक ही सही व्याख्या है। ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है, बिल्कुल सही है। ब्लॉग गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि वेबसाइट की तरीके काम करता है। ये गूगल द्वारा दी गई फ्री सर्विस है। ब्लॉग के माध्यम से हम अपनी बातें पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग पर हर रोज पोस्ट डालना, पब्लिश करना, अच्छे से डिजाइन करना ब्लॉगिंग कहलाता है। ब्लॉग पर हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, साथ ही साथ इसके जरिए ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभी देखो प्रॉपर है, वीडियो की सेटिंग देख लो एक बारी, देखो उसमें कौन से सेटिंग पे बढ़िया पिक्चर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, तक्षशिला जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या उज्जैन या सारनाथ या अजंता, वो किसके लिए फेमस थी? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या है? तक्षशिला किसके लिए फेमस थी? मेडिसिन के लिए फेमस थी। उज्जैन खगोल शास्त्र के लिए फेमस यानी एस्ट्रोनॉमी के लिए। सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए यानी बुद्धिज्म के लिए। और अजंता कला, वास्तुशास्त्र और चित्रकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एमडीजी का गोल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। और इस क्वेश्चन का सही आंसर एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो सही आंसर है इसमें से कौन सा एमडीजी का गोल नहीं है? अत्यधिक निर्धनता, भूख का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और खुशहाली को बढ़ाना या पर्यावरणीय संपुष्टता। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर सी, यानी कि सबसे पहले जान लीजिए इसके बारे में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में यानी 2000 में स्टार्ट हुआ, 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र के उस समय 198 सदस्य थे। 32 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक, यानी जो लक्ष्य रखा गया था 15 सालों के लिए रखा गया था, 2015 इसका जो एंडिंग ईयर था, भूखमरी, गरीबी समाप्त करना, प्राथमिक शिक्षा देना, लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृत्व साथ में सुधार, एचआईवी एड्स मलेरिया जैसी अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण संपोषणीयता, वैश्विक विकास। जबकि सभी आयु वर्ग के लिए सुनिश्चित करना कि भैया वो सुखी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, एमडीजी का गोल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, आज जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन है, जिनको सॉल्व करने में आपको खुद मजा आएगी। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव फीचर फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेक ओपन यूनिवर्सिटी एज अ नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चंस हैं आज के। और इस क्वेश्चन का सही आंसर पढ़ो, गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय बनाती है कौन सा ओपन यूनिवर्सिटी को? तो क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी ए बी एंड सी, यानी इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी, इनोवेटिव मेथड ऑफ एडमिशन, करिकुलम एंड इवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जबकि टीचर फ्रेंडली अप्रोचेस इसमें नहीं आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाकी ये मत सोचना कि हमने ये नहीं पढ़ना है, याद रखो एक्सप्लेनेशन है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों की विशेष रूप से, यानी किसको बेहतर यहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, या डिस्टेंस लर्निंग मोड जो आपका होता है, ये ओपन लर्निंग है, ये किसको बेनिफिट करता है? यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आता है एग्जाम में, तो ये ध्यान से कर लेना। जो देर से पढ़ाई शुरू करते हैं या जिनकी पढ़ाई लेट हो जाती है, जिनके पास उच्चतम शिक्षा का साधन नहीं है, सर्विस कर रहे हैं कुछ लोग, जॉब करने के साथ साथ अगर करना चाहते हैं, तो दूरस्थ या ओपन यूनिवर्सिटीज, या हम बात करें डिस्टेंस लर्निंग, क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और एडीएचडी, ये क्या चीज है? इनके बारे में आपको लिखना है, इनके बारे में आपको बताना है क्या चीज है ये। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला ऑप्शन डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई का होना, पढ़ने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रीडिंग। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, जैसा कि इसमें है ऑलरेडी, तो लेखन में कठिनाई। वहीं आपका जो थर्ड पॉइंट है जो कि है परिकलन वैकल्य, तो वो क्या हो गया, गणित में कार्य में कठिनाई होना। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, देखो कीवर्ड इसी में ही है, कैलकुलेशन करने में, गणना में करने में प्रॉब्लम आना।
ADHD क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर 4, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्लास में आज डीआई नहीं है, ठीक है? कल की क्लास में मैं लेकर आऊंगी डीआई के क्वेश्चन को। कल का जो क्वेश्चन होगा उसमें होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कार्य निष्पादन परीक्षण, जिसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, प्रदर्शनियां, एग्जीबिशंस या पोर्टफोलियो, ये सारी पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प है, जबकि बहुविकल्पीय प्रश्न पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है। बहुविकल्पीय आधुनिक, जो आज के टाइम में जो इवैल्यूएशन होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के दौरान किए जाने, कम समय में ही पूरे अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन, यानी कम समय में अगर हम चाहते हैं कि सबका इवैल्यूएशन कर सके तो किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का सही आंसर क्या होना चाहिए? आधुनिक युग की बात करिए, आज के टाइम में। कल वाले में होगा साबिया, ठीक है? कल वाले में डीआई कराऊंगी मैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जातीय शोध की बात की गई है, एथनोग्राफिक की बात की गई। एथनोग्राफिक में क्या होता है? कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। जैसे कि आप जानते हो, किसी कल्चर के बारे में, किसी संस्कृति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, ये सारी चीजें जब हमें डीपली जाननी होती है तो हम क्या करते हैं? नृजातीय शोध का। तो यहाँ पर शोधकर्ता काफी लंबी समयावधि तक सामाजिक व्यवस्था को अंगीकार करता है, कुछ कुप्रथाओं के बारे में जानकारी देता है, अवलोकन पद्धति का उपयोग करता है। क्यों? डायरेक्टली फील्ड पे जा रहे हैं आप, वहां पर जाकर मिल रहे हैं, तो क्या करता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है और परिवेश का एक हिस्सा बन जाता है। यानी वहां पर जब जाता है एथनोग्राफी या जनजातीय वर्णन को करने के लिए, तो उस समय उसको वैसा ही कल्चर अपनाना पड़ता है, उसी तरीके से डील करना पड़ता है वहां पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के द्वारा निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्वेश्चन सही हो जाता है, एग्जाम में गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, हम लोगों को समझ भी नहीं आता एक्चुअली में। जब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका एनटीए का सबसे पहला फंडा क्या रहता है? आपको कंफ्यूज करना। इसीलिए वो सबसे पहले डीआई के क्वेश्चन डाल देता है। आपकी बुद्धि वहीं पर ही खराब हो जाती है डीआई के क्वेश्चन को देख के कि यार ये कैसे होगा, एक तो इतना लेंदी है, ऊपर से परसेंटेज है या मिसिंग है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं पर। तो कभी भी अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि डीआई आपको टफ लग रही है, तुरंत छोड़ दो उसको, लास्ट में अटेम्प्ट करो। नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लास्ट में तुक्का मार दो, लेकिन छोड़ के मत आओगे क्वेश्चन। यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, जिनको नहीं आती आगे बढ़ो, आगे के क्वेश्चंस को पढ़ो। जब आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको समझ में आना शुरू होगा कि नहीं भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 1 मिनट होल्ड करो भाई, क्या हो गया?
तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि जो क्वेश्चंस है, जो हम लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट, वो एक्चुअली में डिफिकल्ट है ही नहीं। 2-3 बार पढ़ोगे क्लियर होती जाएंगी चीजें। चलिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जल्दी से सब लोग कमेंट करें। यही होता है ना एग्जाम में, यही होता है, मुझे पता है कि इसका यही इशू है, सभी के साथ में ही ये इशू होता है कि जहाँ पे आती हुई चीज भी हमारी गड़बड़ हो जाती है। उसका रीजन यही रहता है कि हम जो है सोचते हैं कि नहीं भाई, पता नहीं कितना टफ पेपर है, हमें नहीं आता है ये चीज। ठीक है, तो चलो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर नहीं याद करते, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के द्वारा प्रचार, जनसंपर्क तथा छवि निर्माण जैसे तरीकों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 8 था, ये 9 हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर 10 हो गए कि 11 हो गए? ब्लॉगिंग, टेलीविजन, पेरियोडिकल जिसे हम पत्रिकाएं कहते हैं, और कलेक्शन साइट्स, इनसे इनकी विशेषताओं को आपको जोड़ना है। अब हो सकता है आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल कौन से हैं। मैंने आप लोगों को बताए हैं प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के एग्जाम्पल कौन से हैं। सेम चीज होगी, बस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 10, 11 है अंकिता ये वाला क्वेश्चन, 11 हो गए भाई, तो 11 लिखते हैं। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में क्या आता है? सोशल मीडिया, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पत्रिकाएं हो गई, प्रिंट मीडिया, और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कलेक्शन साइट्स। क्वेश्चन नंबर 12, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब रीजनिंग आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखा है? एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इनकी पत्नी के पिता मेरी माँ के बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं, तो महिला का व्यक्ति से कैसा संबंध है? एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा कि इनकी पत्नी के पिता मेरी माँ, यानी इनकी पत्नी के पिता, यानी इन्हीं की पत्नी की बात हो रही है। मेरी माँ, पिता मेरी माँ के बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर डी, मदर इन लॉ यानी कि सास। पत्नी के पिता, इनकी किसकी? व्यक्ति के पत्नी के पिता मेरी माँ की बहन, मेरी माँ की बहन कौन हुई? मौसी की इकलौती पुत्री, मौसी की बेटी के पति हैं, तो महिला का व्यक्ति से कैसा संबंध है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम स्टार्ट है 30 सेकेंड्स का, आंसर करिए। इनमें अगली क्रम में कौन सी संख्या आएगी? 2, 6, 30, 60, 130 और 210। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? एक सीरीज चल रही है, आपको सीरीज को फॉलो करना है। 2, 6, 30, 60, 130 और 210, यानी यहां पर इसका जो सही आंसर है
क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 350। क्या होता जा रहा है, ए का क्यूब फिर प्लस जो संख्या है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब माइनस, देखो एक तरफ प्लस हो रहा है एक तरफ माइनस हो रहा है, एक तरफ प्लस हो रहा है एक तरफ माइनस हो रहा है। सेम संख्या का क्यूब लेंगे और सेम संख्या के क्यूब के साथ प्लस और माइनस होता जाएगा उसी संख्या के साथ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। लिखा है प्रत्यक्ष रूप से असंगत दो प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के समायोजन के लिए अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों को अंतर्निहित मान्यता को भारतीय संस्कृति में या भारतीय तर्कशास्त्र में क्या संज्ञा दी जाती है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर, हमें कोई चीज लग रहा है कि ये चीज हो रही है लेकिन वो हो नहीं रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को अज्यूम कर रहे हैं। जब हम चीज को अज्यूम करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर? हमको लगता है देवदत्त मोटा है, हमने देखा कि देवदत्त मोटा है लेकिन वो मेरे सामने तो खाना खाता नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं वो मोटा है तो इसका मतलब है कि वो मेरे सामने नहीं खाना खा रहा है, लेकिन हो सकता है वो बाद में खाना खाता हो या छुप के खाना खाता हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इम्प्लीकेशन, दो प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के समायोजन के लिए अप्रत्यक्ष यानी जो हमने देखा ही नहीं है, जो हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है, हम उसको क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थापत्ति। 14 का सही आंसर सी, प्रत्यक्ष रूप से असंगत दो प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के समायोजन के लिए अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों की अंतर्निहित मान्यता को भारतीय तर्कशास्त्र में अर्थापत्ति की संज्ञा दी जाती है। मीमांसा दर्शन में अर्थापत्ति एक प्रमाण माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति जीवित है किंतु घर में नहीं है तो कहा जा सकता है कि वो बाहर हो सकता है ना? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर करना शुरू करिए इस क्वेश्चन का। अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन, धारणा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़िए और फिर आंसर करिए इस क्वेश्चन का। नेट www नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जो प्रथम था 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था। www इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। आवाज नहीं आ रही है क्या प्रॉपर मेरी? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल बी। www इज अ सर्विस दैट रन्स ऑन द इंटरनेट। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। www वर्ल्ड वाइड वेब, डॉक्यूमेंट्स का एक समूह जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि आदि का समावेश होता है। www इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। www का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स ली ने 1989 में CERN प्रयोगशाला में किया।
www एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया गया और उसे ही वेब द्वारा जाना जाता है। किसी वेबसाइट के नाम को उसके यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा भी जाना जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो ब्राउज़र प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स या एड्रेस के बारे में उसका नाम यूआरएल टाइप करते हैं। इस नाम की सहायता से ब्राउज़र प्रोग्राम सर्वर तक पहुंचता है जहां वह फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है और उसमें से एक वेब पेज प्राप्त करने के बाद हमारे कंप्यूटर पर उसको ला देता है। तो यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी। अगला क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बिल्कुल वही मैंने कहा कि जिन्होंने पहले नहीं भी पढ़ा है ना, अगर वो इनको पढ़ेंगे ना तो उनको खुद समझ में आएगा कि यार वो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, एक तरीके से ये थ्योरी भी है। एक तरीके से ये थ्योरी क्लास भी है क्योंकि यहाँ पर आपको चीजें, एक मिनट रुको भाई, चीजें बताई जाती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया का यूज होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया का यूज होता है जिसमें आपको वो बताना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर यूएसबी, मेमोरी स्टिक, ब्लू रे डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, इस तरीके के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 ये था, 16 ये है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के पहले देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। डीवीडी, सीडीआर, सीडी रोम, ब्लू रे डिस्क और सीडीआरडब्ल्यू। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एक ऐसा स्टोरेज टाइप होता है जिसमें डेटा को लेजर से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। आमतौर पर डेटा ऑप्टिकल मीडिया कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी को लिखा जाता है। ऑप्टिकल मीडिया टेप, एचडीडी, फ्लैश ड्राइव की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है, पर्यावरण की स्थिति के लिए कम संवेदनशील होती है। मानक ऑप्टिकल प्रारूप ब्लू रे है जो नाटकीय रूप से क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नीले रंग के लेजर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल रेजर क्या चीज होती है? ये सारी चीजें हैं। ऑप्टिकल रेजर क्या है आपका? ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या चीज है? डीवीडी, सीडीआर, सीडी रोम, ब्लू रे, सीडी और डब्ल्यू, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 टाइम स्टार्ट कर रही हूँ अब। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिकों के किस समूह को कालक्रम में रखा गया था? एक्सप्लेनेशन पढ़िए जितना ज्यादा से ज्यादा हो, क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन लेकर आ जाऊं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन लेकर आऊं, लेकिन फायदा क्या? फायदा क्या अगर उस एक्सप्लेनेशन को ना बताया जाए? तुक्का लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का कभी कभी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अगर हमें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, हमने क्वेश्चन के आंसर को तो रट लिया, एक्सप्लेनेशन पता ही नहीं है, अब मान लीजिए उससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आ गया, तो हम ये क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिकों के किस समूह को सही कालक्रम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर है डी। अब इसको याद कर लेना। लुमियर ब्रदर्स 1862 से 64, यानी सबसे पहले लुमियर ब्रदर्स आए। कभी कभी ये इस तरीके के जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ना, सेम टू सेम दोबारा आ जाते हैं। तो ली फॉरेस्ट रेडियो के जनक, जॉन फ्लेमिंग वैक्यूम ट्यूब। रेडियो के जनक कौन है? फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग वैक्यूम ट्यूब और जॉन लोगी बियर्ड
1888 में ये इनका कालक्रम है, यानी ये शुरुआत से लेके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको कमीशन लगे हैं, एजुकेशन कमीशन है, जो आपको बताना है इनका सही कालक्रम। पहले कौन सा कमीशन आया, बाद में कौन सा कमीशन आया? कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, राधाकृष्णन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी, या ऑप्शन नंबर डी राधाकृष्णन कोठारी आयोग या मुदालियर आयोग। सबसे पहले कौन सा आया? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है बी, सबसे पहले आया राधाकृष्णन आयोग, फिर मुदालियर आयोग, मुदालियर ईयर को सेकेंडरी या माध्यमिक एजुकेशन का भी कहते हैं आयोग, और फिर आया कोठारी आयोग। स्वतंत्रता बाद के बाद पहला जो हमारा विश्वविद्यालय आयोग बना वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जिसे हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है या मुदालियर आयोग है, 1952 में आया। कौन थे उसके अध्यक्ष? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तर स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। तीसरा आया कोठारी आयोग, 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार, नई दिशा देने के लिए इस आयोग ने 3 स्तर की शिक्षा में सुधार की सिफारिश भी की थी। तो सबके ईयर और इनका कालक्रम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। कॉल पॉपर, टी एस कोन, पॉल फेयरबेंड और फ्रांसिस बेकन किससे जुड़े हुए हैं? वैष्णवी बेटा वीडियो की क्वालिटी थोड़ा एनहेंस कर लो, प्रॉपर सब दिखेगा। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी देखो किसमें बेटर आ रहा है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है, बिल्कुल सही है आप, सी। कॉल पॉपर, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस यानी एक ही क्वेश्चन आया और उसमें पूछा जाए मिथ्याकरण किसके द्वारा दिया गया, तो कॉल पॉपर, टीएस कोहन के द्वारा रूपावली यानी पैराडिम, और फेराबेंड के द्वारा विधि के प्रवृत्त, फ्रांसिस बेकन का आगमनात्मक प्रविधि। याद कर लीजिएगा, पहली बार कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब यही चीज जब दोबारा मान लीजिए पूछा गया पैराडाइम किसके द्वारा दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए टीएस कोहन के द्वारा। तो बीच बीच से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कभी कभी ये सेम आ जाते हैं और कभी कभी बीच से उठा के दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जितना लाइव क्लास में आप लोगों को एक होता है ना कि एक दिमाग आपका एक्टिव मोड में होता है ना, उसमें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ट्रस्ट मी वो क्वेश्चन सेव हो जाते हैं दिमाग में। क्योंकि जो भी चीज हम टेंशन में, प्रेशर में, या किसी चीज की हमें जानने की बड़ी उत्सुकता है, उसमें जब हम कोई काम करते हैं ना, वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान और व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय और सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता होती है। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन। एक्सप्लेनेशन पढ़ना कोई मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से
एक तरफा संप्रेषण की सही क्रम की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। आंसर करिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 21। मुश्किल नहीं लगना चाहिए। एक तरफा यानी वन लीनियर की बात की गई है। एक तरफा। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर, इनकोड, मैसेज, चैनल, डीकोड और रिसीवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर एक तरफा वन वे कम्युनिकेशन, सूचना केवल प्रेषक से प्राप्तकर्ता यानी सेंडर से रिसीवर तक एक ही दिशा में भेजी जाती है। प्राप्तकर्ता को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेषक के पास कोई अवसर नहीं होता। तो सबसे पहले सेंडर आएगा, इनकोड करेगा मैसेज को, फिर आएगा चैनल जिसके माध्यम से वो मैसेज भेजा जा रहा है, फिर आएगा डीकोड और फिर आएगा रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 22। कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। जिसको भी यूजीसी नेट बुक परचेस करनी हो, यहाँ पर आप हमारे स्टोर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन पे देखिएगा स्टोर बना है, वहां पर मैंने पूरा कलेक्शन डाला हुआ है। जिसको भी यूजीसी नेट की बुक परचेस करनी हो या और भी कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं सीटेट वगैरह का भी देखना है, तो बुक्स आप लोग यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर जो बुक्स हैं वो फ्लिपकार्ट की तरफ से दी गई हैं, तो जल्दी से आप लोग चेक कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर भी आप देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पर मैसेज आ रहा होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों बुक से अवेलेबल होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2। प्रोक्सिमिक्स समीपता से संबंधित है, क्रोनोमिक्स समय से संबंधित है, काइनेसिक्स बॉडी मूवमेंट से संबंधित है, हैप्टिक स्पर्श यानी टच से संबंधित है। आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? जहां पे भी बॉडी लैंग्वेज आ जाए, बॉडी है तो काइनेसिक्स सीधा सीधा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी काइनेसिक्स का जो मतलब होता है वो होता है बॉडी मूवमेंट। 22 का सही आंसर सी, अंग विक्षेप संचुता आंकिक भाषा को वर्णित करने का एक टेक्निकल शब्द है। कैसा है ये? अशाब्दिक संचार है यानी नॉन वर्बल है। ये जितनी भी चीजें हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 23। आंसर करना है इस क्वेश्चन का आप सभी ने। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। एनपीटीईएल ये क्या है? स्वयं के कोऑर्डिनेटर हैं। एनपीटीईएल, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस और एनआईटीटीआर, इन सबका बताना है कि मेन पर्पस क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। सविता ने कहा है बी, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है बी। एनपीटीईएल टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियरिंग प्रोग्राम। सीईसी किससे जुड़ा है? पूर्व स्नातक शिक्षा से यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से। एनसीईआरटी एनआईओएस स्कूली शिक्षा से जुड़ा है, और एनआईटीटीआर ये किससे जुड़ा है? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। 24 क्वेश्चन नंबर। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24। स्वयं क्या है? उसके उद्देश्य क्या है? ई ग्रंथालय, ई यंत्र, स्पोकन ट्यूटोरियल्स यानी डिजिटल इनिशिएटिव। डिजिटल इनिशिएटिव।
24 का सही आंसर जो इजी लगे वैष्णवी वो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई लेनी है, कंपलसरी नहीं है कि लेनी ही लेनी है, अगर आपको बेटर लगे, मैं यहाँ पर कलेक्शन डाल रही हूँ, घर बैठे आपके पास बुक आ जाएगी, आप अपने आप वहां पर देखो कि कौन सी बुक आपको लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वयं। किससे संबंधित है? व्यक्ति परक और अनुकूलक अधिगम से संबंधित है। पर्सनलाइज एंड एडेप्टिव लर्निंग, भापित अनुदेशन यानी स्पोकन ट्यूटोरियल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन, ई ग्रंथालय, एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर और ई यंत्र, रोबोटिक्स यानी जहां पर भी ई यंत्र हो तुरंत उस पे रोबोटिक्स का तुरंत समझ जाओ कि वहां उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर से संबंधित यहाँ पर एक कथन है, आपको आंसर करना है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, वहां पर भी अपने आप को जो है सब्सक्राइब का बटन आता है, वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जैसे जैसे पीडीएफ अपडेट होंगी। वेबसाइट पे जाओगे ना, नीचे की तरफ आपको बेल नोटिफिकेशन दिखेगी, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही ये पीडीएफ अपलोड की जाएंगी तुरंत ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो 25 का सही आंसर डिजी लॉकर से संबंधित। निकू आज लेट हो गए हैं आप, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी एएनसी ओनली। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल लॉकर प्रणाली है और ये युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। डिजी लॉकर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, अभी देखो जरा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें से आपको ग्रीन हाउस गैसों का जो सही क्रम है वो बताना है। ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आज मैंने बताए हैं ना, इनको ना सेम टू सेम लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चंस आएंगे, सीक्वेंस लगाने के लिए कहा जाएगा या मैचिंग में या स्टेटमेंट में जैसे भी आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। तो सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिए। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन, जबकि सबसे पहले क्या आता है वैसे, जलवाष्प आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर मीथेन आता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है और ओजोन आता है। कितनी होती हैं ये गैसेस? 6 प्रकार की होती है ग्रीन हाउस गैसेस। तो सबसे पहले जलवाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर फ्लोरोकार्बन और ओजोन। याद रखो ये सीक्वेंस की, अगर आपसे ग्लोबल वार्मिंग की ग्रीन हाउस गैसेस पूछी जाए तो कितनी है? 6 है। सीक्वेंस में लगाने को आए तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है। गीता आज पहली लाइव क्लास है? ओ वेरी गुड। रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं? चलो वेरी गुड है। कोई भी क्लास यहाँ पर मैं डिलीट नहीं करती हूँ, कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी क्लास अगर आप लाइव ना ले पाए तो रिकॉर्डेड जरूर देख ले। 27 क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस समय। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल आपदा या लव कैनल ट्रेजेडी या लॉस एंजलिस स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा।
चेरनोबिल डिजास्टर यूक्रेन में हुआ था, किसके द्वारा? नाभिकीय दुर्घटना थी वो, न्यूक्लियर जो था अचानक से दुर्घटना हो गई थी। लव कैनाल त्रासदी, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग, डंपिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, लॉस एंजेलिस स्मॉग, पेरोक्साइड नाइट्रस यानी पेन के द्वारा ये यहाँ पर हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27 के बाद बस कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। 27 क्वेश्चंस आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं जो एग्जाम में मोस्टली आस्क्ड हैं, यानी बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको पढ़ लीजिए विद एक्सप्लेनेशन। और साथ ही गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पर वन टाइम मेंबरशिप है दिसंबर 2024 के लिए। जो भी दिसंबर 2024 की तैयारी पेपर वन की हमारे साथ करना चाहते हैं, डेली क्विज चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस चाहते हैं विद पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, एमसीक्यूज चाहते हैं, तो भाई कुछ नहीं करना है, वन टाइम आपको मेंबरशिप लेनी है सिर्फ 299 की। आप लोग चाहो तो यूट्यूब बटन से जाकर ज्वाइन बटन बना हुआ है, यूट्यूब प्रोफाइल पर देखेंगे ज्वाइन बटन, वहां से भी ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारी यूपीआई आईडी पर भी पेमेंट कर सकते हैं। और एक बार बस आपको इन्फॉर्म करना है कि आपने मेंबरशिप ले ली है, तो यहाँ पर आपकी मेंबरशिप अपडेट हो जाएगी। अब मिलते हैं हम आपसे रात की क्लास में, जो कि होगी 8:30 बजे तक। तो मिलते हैं, बाकी आप लोग जुड़े रहिए। अच्छी लगे क्लास तो थम्स अप एक बार जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं रात की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।